Okay. Yeah. हेलो। हाँ बेटा, बस 1 मिनट, सारे आ जाएंगे ना तब फिर करना पड़ता है वेट 2 मिनट, क्योंकि एक बार बीच में पावर कट हो जाता है। हेलो। हाँ बच्चों, बीच में मैं कह रही हूँ कभी कभी पावर कट हो जाता है, देन यू हैव टू ज्वाइन। आई थिंक पहले भी किया होगा, अभी बस पावर कट हो गया था, वो 1 सेकंड का ड्रिप होता है, लेकिन फिर उसमें दोबारा ही आना पड़ता है। वी ऑलरेडी नो। ओके। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लिखी नहीं है अभी। जो अभी नहीं लिखी वो क्या है? वो है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड, बिकॉज उसके बारे में कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। यू कैन गेस एनीथिंग। जब कुछ लिखा नहीं है तो जस्ट लाइक दैट, ओ चैप्टर 1 इज नॉट कमिंग इन आवर कोर्स। ओके ओके, नो इशू। ओके, चैप्टर्स देखो, किसी किसी के चैप्टर में अगर अभी फर्स्ट में नहीं आ रहा है तो आगे भी है, किसी किसी के में आ भी रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं आ रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। बट बेसिक इज ऑलवेज गुड। ठीक है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है 5 मिनट का। तो बेसिक इज ऑलवेज गुड। मैं चैप्टर 2 से पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। किसके में नहीं आ रहा है चैप्टर 1? कोई और है जिसके में चैप्टर 1 नहीं आ रहा है? ओके, ठीक है। तो नो इश्यूज, वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 2 टुडे। चैप्टर 1 पिछली बार भी कटवा दिया था बहुत लोग स्कूल वालों ने। चैप्टर 1 हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल मैं चैप्टर 1 या चैप्टर 2 की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट दी पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, कैसे कैसे किया गया है। मैंने ये बताया आप लोगों को, हिस्ट्री का कुछ पार्ट ऐसा करो, कुछ नहीं लिखा, उसका नाम है प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी हिस्ट्री से भी पहले। प्री का मतलब पहले, और हिस्टोरिक मतलब प्री प्लस हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री से भी पहले की जो बात है, यानी जब से लिखा गया है अभी से हिस्ट्री मानी जाती है। जब से जो लिखा नहीं है उसको हिस्ट्री नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि उसके बारे में कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। और हिस्ट्री का तो एक ही मतलब है, दैट यू हैव टू हैव द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट। ठीक, प्री हिस्टोरिक पीरियड तो ये हो गई हमारी बात। अब हम यानी पढ़ रहे हैं केवल हिस्टोरिक, केवल हिस्टोरिक यानी केवल हिस्ट्री। ठीक है, बोलो लेटर सपोज मैं मान लेती हूँ कि 10,000 बीसी से लेकर के अभी तक 10,000 साल पहले से रिकॉर्ड लिखना लोगों ने शुरू कर दिया। तो उस पीरियड से अभी तक के पीरियड को ही हम हिस्ट्री मानते हैं, क्योंकि उसके पहले का तो हमें कुछ पता नहीं है और कुछ लिखा भी नहीं है, वो प्री हिस्टोरिक है। हिस्टोरिक पीरियड बेटा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशियंट मतलब जब 10,000 बीसी से पहले की जो चीजें हैं, जिसको बोलते हैं स्टोन एज, जो हम लोगों ने 6 में पढ़ा है। जब पहली बार ह्यूमंस आए दुनिया में और फिर उन्होंने स्टोन एज में स्टोन से जानवरों को मारने के खाना शुरू किया, यू वुड हैव लर्नड ऑल दिस इन 6 ना। उसको बोलते हैं एंशियंट पार्ट। ठीक है, यानी जब से इंसान ने चीजों को समझना शुरू करा, स्टोन एज जिसको बोलते हैं, उसमें नियोलिथिक मेसोलिथिक वाला एज है। एक्चुअली वो नियोलिथिक मेसोलिथिक वाला एज 10,000 बीसी रहता है, और तब से लेकर के जो 7th सेंचुरी तक है। अभी हम कौन सी सेंचुरी में है? 21st सेंचुरी में, यानी 2020, मतलब 2000 से आगे की बात चल रही थी, यानी हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। 7th सेंचुरी तक रहता है एंशियंट। जब से वो जानवरों को मारना शुरू करा ना पत्थर से, तब से लेकर के 7,000 बीसी तक रहता है। आप 7,000 यानी 7th एडी सेंचुरी, 7th एडी तक जाकर के रहता है एंशियंट पीरियड। अभी लोग एडी और बीसी में भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। बीसी और एडी में कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि 6 में वो भी नहीं ढंग से पढ़ा है। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ऐसा हम मानते हैं
नॉर्मल, ये बहुत जरूरी है इसलिए सुन लो, भले ही चैप्टर में नहीं है बट ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, तुम ये समझो क्योंकि उसके बिना तुम्हें सेवेंथ हिस्ट्री समझ नहीं आएगी। जीरो क्या होता है बेटा, आज हम रह रहे हैं 2020 में यानी 2020 में, 2020 जीरो से तो शुरू हुआ होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते हम 2020 आएंगे। वो जीरो क्या है, जीरो को बोलते हैं एडी। एडी मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट या एनो डोमिनी। तो एनो डोमिनी यीशु यानी क्राइस्ट, जिनको क्रिश्चियंस जिनको मानते क्राइस्ट, उनके डेथ के बाद ही शुरू हुआ है। तो ऐसा मानो कि जैसे ही एनो डोमिनी मतलब जीसस गए दुनिया से, उसके बाद 0 1 2 3 शुरू हो गया, तो उससे हम चलाए हैं 2020 तक। तो जीरो से पहले क्या था, जीरो से पहले बीसी था बेटा, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट से पहले, क्राइस्ट इज जीरो, ये जो मैं मुझे क्राइस्ट मान लो तुम लोग, मेरे क्राइस्ट के पहले बीसी है यानी बिफोर क्राइस्ट, और क्राइस्ट के आगे है एडी। हम अभी एडी में चल रहे हैं, क्राइस्ट जीरो पे खड़े हैं, जीरो से 1 2 3 4 चलोगे तो हम इस तरफ चल रहे हैं एडी में, और क्राइस्ट से पहले चल रहे हैं बीसी में। क्राइस्ट से जब आप पहले चलते चले जाओगे, 10,000 साल पहले जब चले जाओगे, ठीक है, तो 10,000 बीसी, उससे हम मानते हैं कि हमारे पास थोड़े बहुत रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। 10,000 बीसी से लेकर के 0 बीसी तक, ठीक, यहाँ तक ना 10,000, क्योंकि पीछे आप जाओगे ना तो ईयर्स उल्टे चलते हैं। जैसे 1 बीसी का मतलब क्या होगा, क्राइस्ट से 1 साल पहले। 2 बीसी का क्या मतलब होगा, क्राइस्ट से 2 साल पहले। 3 बीसी का क्राइस्ट से 3 साल पहले। तुम हमेशा देखोगे 4 बीसी 5 बीसी यानी 5 बीसी और पहले की बात है, 6 बीसी और पहले की बात है, क्योंकि क्राइस्ट से पीछे चल रहे हो ना आप। 6 बीसी और पहले की बात है, 7 बीसी और पहले की बात है, और ऐसे चलते चलते 1000 बीसी मतलब और क्राइस्ट से बहुत पहले की बात है, और 10,000 बीसी तो क्राइस्ट से बहुत ही पहले की बात है। 10,000 बीसी से लेकर के 7 एडी यानी यहाँ क्राइस्ट खड़े हैं, इससे 7 सेंचुरीज और ले चलो तो 700 एडी, ठीक है, उसको एंशियंट मानते हैं, ठीक है। यानी एंशियंट में क्या इंक्लूडेड है, एंशियंट में इंक्लूडेड है बीसी यानी क्राइस्ट से पहले के 10,000 साल और क्राइस्ट के बाद के 700 साल, ठीक है। हम 21st सेंचुरी में हैं, तो स्टार्टिंग की जीरो से जो 7 सेंचुरी है, 7 सेंचुरी मतलब 700, स्टार्टिंग की जीरो से लेकर के 7 जो सेंचुरी है वो भी एंशियंट का ही पार्ट है, उसको हम मेडिवल हिस्ट्री नहीं बोलते। तो हमें अब समझ में आ गया एंशियंट हिस्ट्री क्या है। एंशियंट हिस्ट्री मतलब क्राइस्ट से 10,000 साल पहले और क्राइस्ट के बाद 700 साल पहले, ठीक है। तो टोटल ये है एंशियंट। बोलोगे फिर मेडिवल मॉडर्न के लिए तो बहुत ही कम टाइम बचा, सही बात है। मोस्ट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एंशियंट पार्ट है। मेडिवल पार्ट क्या है, मेडिवल पार्ट है 8th सेंचुरी यानी हम खड़े हैं 21st में, और मैंने बताया है कि 0 से 7 वाली भी एंशियंट में इंक्लूडेड है, और 0 से पहले यानी बीसी से पहले तो सब है ही एंशियंट। बीसी में जब हम आ गए यानी क्राइस्ट में यानी एडी में आ गए आज के टाइम पे, ठीक है, दिस वन इज बीसी दिस वन इज एडी, ठीक, हम एडी में आ गए हैं 2100 तक। एडी में भी स्टार्टिंग के 700 साल 700 एंशियंट ही माने जाते हैं। तो अब हमें बात करनी है किसकी, 700 साल से आगे की। हम 700 साल से कितने आगे चले आए हैं, 2100 तक, यानी 700 800 900 1000 11 12 13 14 ऐसे करके हम 20 पे खड़े हैं। 700 एडी से 1700 एडी तक मेडिवल टाइम माना जाता है बेटा। मेडिवल मतलब बीच का, ठीक है। एंशियंट मैंने साफ साफ बताया एंशियंट क्या होता है। अब मैं बता रही हूँ मेडिवल क्या है। मेडिवल मतलब जब एडी शुरू हो गया यानी एनो डोमिनी यानी आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट, अब से लेकर के स्टार्टिंग के 700 साल एंशियंट के हटा दो, उसके बाद उस 700 साल से लेकर के 1700 तक यानी 700 to 1700 ये मानते हैं मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड क्यों, क्योंकि वो बीच का समय है। इस समय में इंसान एंशियंट के जितना गवार तो नहीं है, और मॉडर्न, आज हम लोग मॉडर्न है, मॉडर्न के जितना एडवांस भी नहीं है। मतलब उसने टेलीविजन लैपटॉप एसी टीवी ये सब अभी फैन ये सब कुछ बनाया नहीं है। ही इज नॉट मॉडर्न, ठीक है। हम मॉडर्न है क्योंकि हम मॉडर्न क्यों है, हम मॉडर्न इसलिए बिकॉज वी हैव मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब लैपटॉप है, वाईफाई है, लाईफाई है, और हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, वी हैव एसी टीवी फ्रिज, वो सारी चीजें जो
अभी सोची भी नहीं होंगी लोगों ने एंशियंट में। मेडिवल टाइम को बोलते हैं बीच का टाइम, जब इंसान अपनी अकल को बढ़ा रहा था और धीरे 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 वो मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहा था। 6 में आपको पढ़ाया जाता है एंशियंट, अशोका हर्षा पर खत्म हो जाता है एंशियंट। तो 6 में आपकी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है एंशियंट, और आपको ये बताया जाता है कि हिस्टोरिक क्या होता है, यानी हिस्टोरिक और हिस्टोरिक में डिफरेंस बताते हैं, किसके लिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करते। फिर उसके बाद आपको वो लोग पढ़ाते हैं वैदिक कल्चर के बारे में, फिर आपको जनपदास पढ़ाते हैं, फिर आपको जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ाते हैं। तो बोलोगे मैम जैनिज्म बुद्धिज्म तो क्या एंशियंट का पार्ट है? यस बेटा, क्योंकि जैनिज्म बुद्धिज्म 500 एडी में आया था, और मैंने क्या बोला है 700 एडी तक एंशियंट होता है। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म 5th बीसी में आया। महाजनपदास आपने पढ़े, वैदिक कल्चर पढ़ा, उसके बाद आपने हर्षा के बारे में पढ़ा, अशोका के बारे में यू वुड हैव लर्न। ये सारा का पार्ट, गुप्त एम्पायर के बारे में आपने पढ़ा, मौर्य एम्पायर के बारे में आपने पढ़ा, ये सब कुछ एंशियंट का पार्ट था, क्योंकि ये सब कुछ 700 एडी से पहले हो चुका है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम वो पढ़ेंगे जो 700 एडी से 1700 एडी तक हुआ है, और 8th में जाकर के आप वो पढ़ेंगे जो 1700 एडी से लेकर के 21st सेंचुरी यानी आज के समय तक हो रहा है। इतनी बात क्लियर आई किसी को? Because when you don't know what you are studying, how will you learn it? आपको यही नहीं पता है कि हम हिस्ट्री के किस पीरियड के बारे में 7th में पढ़ रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि तुम ये सोचो मैम हम मेडिवल के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, कितनी बात हमारे दिमाग में आ गई कि अगर हम मेडिवल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें से किसी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा कि लोग पत्थरों से जानवरों को मार रहे होंगे, नहीं, क्योंकि वो एंशियंट का पार्ट है। और एंशियंट से तो हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, क्योंकि अब हम मेडिवल में आ गए हैं। इंसान धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है ना, एसी एक दिन में थोड़ी ना बना है। ओवर द 1000 10,000 लाख ऑफ ईयर वी हैव रियलाइज्ड कि हमारे पास इतना ब्रेन है दैट वी कैन मेक एरोप्लेन। मेडिवल में आप वो जर्नी पढ़ेंगे जिसमें यू विल गेट टू नो कि कैसे बड़े बड़े रजवाड़े बने, कैसे बड़े बड़े लोगों ने अपने आप को किंग बनाना शुरू करा। धीरे धीरे हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए, और फिर हम देखेंगे कि हम मॉडर्न कैसे बनने लगे, नई 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 थिंकिंग लोगों के दिमाग में आने लगी, के बारे में पढ़ेंगे, सूफिज्म के बारे में। वी विल लर्न अबाउट थिंग्स जो 700 एडी से 1700 एडी के बीच हुई है, जिसने फाइनली इंसान को 1700 एडी के बाद मॉडर्न बना दिया। और फिर धीरे धीरे लोगों ने साइंटिफिक डिस्कवरी पढ़ना शुरू करा, और फिर लोगों ने लैपटॉप, रेलवे इंजन, सबसे पहले रेलवे बनाई, फिर इंडस्ट्रीज बनाई। देन यू विल नो कि इंसान इतना अक्लमंद हो गया कि वो फिर आज के हम लोगों के जैसा हो गया। ठीक है, तो फिर अब ये सारी चीजें पढ़े कैसे? ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक पूरी लिस्ट है कि क्या क्या चीजें आती है मॉडर्न में, उस लिस्ट को देखो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेडिवल की लिस्ट है पहले बेटा, फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने कुछ नहीं बताया है, इसीलिए आपके सिलेबस में से हो सकता है वो हटा दिया गया हो। फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने केवल ये बताया है आपको कि 1000 ईयर में क्या क्या चेंज आया है। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि पहले लोग मैप ही नहीं बना पाते थे, फिर धीरे धीरे लोगों ने मैप बनाना सीख लिया। फिर वो तुमको बताते हैं कि मैप पता है क्या होता है? बोलेंगे नहीं हमको तो नहीं पता, हम तो एंशिएंट केवल पढ़ के आए हैं। बोले हाँ तुमको कैसे पता होगा, क्योंकि तुमने तो केवल 6 पढ़ा है, 6 में भी तुमने केवल एंशिएंट पढ़ा है, वो लोग तो थे ही इतने गंवार, उनको कहाँ मैप बनाने आते थे। सही बात है। अब हम धीरे धीरे वो नई नई चीजें देखेंगे जो लोगों को बनानी सीखी अराउंड 11-12 सेंचुरी के पास, यानी हम मैंने क्या बोला 7th सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, 7 मतलब 700, 7th सेंचुरी के बाद की बात पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली मैप कब बना होगा? 7th सेंचुरी के बाद ही बना होगा। ये पहले चैप्टर में आपको ये बताएंगे कि किस तरह से लोगों ने मैप बनाया वर्ल्ड का, और मैप के थ्रू लोग जगह जगह घूमने लगे। क्यों? क्योंकि लोगों को हिस्ट्री जाननी है, और हिस्ट्री कोई बैठे बैठे थोड़ी ना सपने में आएगी। जब तुम सारी चीजें घूमोगे, एक एक चीज के ऊपर स्टडी करोगे कि अच्छा ये वाला बेड कहाँ से खरीदा है, ओके ये वाला सिंहासन कौन से राजा का है। तो क्रॉनिकलर बोलते हैं ऐसे लोगों को। ऐसे लोग क्या होते थे जो अलग जगह रहते थे और पूरी दुनिया घूमते रहते थे, और पूरी दुनिया में घूम करके वो रिकॉर्ड को खोजते रहते थे कि हिस्ट्री में क्या हुआ है। तो ऐसे लोगों के पास बहुत बड़े, इतने बड़े बड़े वो लोग के पास क्या बोलते हैं आज के टाइम पे जो म्यूजियम और आर्काइव होता है ना जहाँ पे रिकॉर्ड रखते हैं, तो वैसे लोग को उस टाइम पे क्रॉनिकलर बोलते थे। वो लोग अपने क्रॉनिकल्स रखते थे जगह जगह के कि अच्छा मैं चाइना गया, वहां जाके मुझे ये पता चला कि वहां पे तो ये वाला राजा शासन करता था।
इस तरह के लोगों ने धीरे धीरे वर्ल्ड को घूमना शुरू करा। और वर्ल्ड घूमोगे कैसे, कैसे पता तुम्हें कि अगला तुम्हें कहाँ जाना है? वर्ल्ड घूमने के लिए उनको मैप की जरूरत पड़ी, क्योंकि बिना मैप के तो आप कहीं जा ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है, तुमको जाना होगा चाइना, आप पहुंच जाओगे यूएस। तो फिर इसलिए लोगों ने मैप बनाना शुरू करा। लेकिन अब कोई भगवान तो है नहीं बेटा कि पहली बार मैप बनाया और एकदम अच्छा मैप बन गया। जब पहली बार मैप बनाया तो वो गलत बन गया, ठीक है। वही उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है कि कैसे हमने मैप बनाया, और मैप बनाने में पहली बार जो मैप बनता है वो एकदम गलत हो जाता है। पहला जो मैप बनाता है वो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने एक मैप बनाया है। मैप में इंडिया को उल्टा बना दिया उसने, ठीक है। श्रीलंका को ऊपर कर दिया और कश्मीर को नीचे कर दिया, क्योंकि उसको मैप बनाना आता नहीं था, वो तो गैस कर रहा था। गैस कैसे किया उसने? सारी दुनिया घूम रहा था और घूमते घूमते उसको लगा कि मैंने कश्मीर भी देखा है, श्रीलंका भी देखा है, बट वो ये भूल गया कि श्रीलंका नॉर्थ में होगा कि साउथ में होगा। तब लोगों को दिशाओं का ज्ञान भी नहीं था। They didn't know well about the north, south, east, west. वही आपको ज्योग्राफी में सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? डायरेक्शन पढ़ाई जाती है, ताकि आप कुछ गलत ना समझें। आपको जाना है साउथ और आप उसे नॉर्थ ना समझ लें। उन लोगों को तब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का उतना अच्छा पता नहीं था। उन्होंने नॉर्थ को साउथ समझ लिया, साउथ को नॉर्थ समझ लिया, और ऐसा करने के चक्कर में पूरा मैप उल्टा हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर को फिलहाल के लिए हम स्किप कर रहे हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग ज्यादा चाहिए, बट वी विल डिस्कस इट, क्योंकि कुछ भी चीजें डिस्कस करना कोई गलत बात थोड़ी ना है, छोटी सी बात है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने आपको यही बताया है। नाउ विल कम टू दी सेकेंड चैप्टर, ठीक है। देखो क्या है कि एक बहुत बड़ी चीज जो तुम लोगों को समझनी पड़ेगी, सबसे बड़ी बात ये कि 7th सेंचुरी, जब भी यानी हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? पहले चैप्टर में तो उन्होंने किसी राजा का जिक्र तो किया नहीं, मैंने क्या बताया, पहले चैप्टर में उन्होंने ये बताया है कि मैप वगैरह बनाने की जरूरत पड़ती है अगर आपको कहीं घूमना होगा, कि आप मेडिवल चीजों में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल करने के लिए उनको जरूरत पड़ रही है मैप वगैरह की। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीकों से ट्रैवल करने की जरूरत पड़ रही है। उस वक्त एरोप्लेन नहीं था, तो लोग बोट्स में ट्रैवल करते थे, केवल पानी ही जरिया था। ये सी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करी। सेकेंड चैप्टर से उन्होंने तुम्हें एक्चुअली ये बताना शुरू करेंगे कि आपको मेडिवल यानी 7th सेंचुरी के बाद कौन कौन से लोग रूल कर रहे हैं इंडिया में। कि 7th से पहले आपको पता है कि कौन कौन से रूल कर रहे हैं। यू नो कि लास्ट टेम्परर जो एंशियंट में रूल करा था इंडिया में वो था हर्षा, ठीक है। हर्षा से पहले देवर गुप्ता, और गुप्ता से पहले थे मौर्याज, और मौर्य से पहले थे महाजनपदास, और या शैशुंगा बोल सकते हैं उनको, धनानंद, नंदास। मौर्य से पहले नंदास, नंदास से पहले महाजनपदास, और महाजनपदा से पहले वैदिक पीपल, वैदिक पीपल से पहले इंडस वैली पीपल। ये तो पता ही होगा सबको। 7th सेंचुरी में हम खड़े हैं ना, तो 7th सेंचुरी पे इंडिया में रूल किया हर्षा ने। हर्षा के रूल से पहले गुप्तास ने रूल किया, गुप्तास के रूल से पहले मौर्यास के रूल ने रूल किया, मौर्य से पहले धनानंद लोग थे, धनानंद लोगों से पहले वैदिक जनपदास लोग थे, जिनमें लिच्छवी, गांधार, बड़े बड़े जनपद टाइप से होते थे, पांचाल, वो जनपदा का टाइम है, 16 महाजनपद बने थे उसमें। जनपदा से पहले लोगों ने, वैदिक लोगों ने रूल करा था। वैदिक मतलब जो लोग बाहर के कॉन्टिनेंट से आए और झगड़ा किया उन्होंने, वैदिक लोगों ने किया। अगर नहीं डिटेल पता है तो कोई बात नहीं, नाम तो पता ही होंगे ना। वैदिक लोगों ने रूल किया, और वैदिक से पहले हड़प्पा यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों ने रूल करा। सबको पता है कि इंडस वैली के लोग पहले यहाँ पे रहते थे, तो ये हमारी एंशियंट है। और हाँ, शुंगा को अटैक गुप्ता लोगों ने किया था। मैं बस ये बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अब मुझे मान लो 700 AD, इसके इधर वाला मेडिवल है, इसके इधर वाला एंशियंट है, तो मैं खड़ी हूँ 700 पे। ऐसे 700 से जस्ट पहले मुझे, अभी हर्षा मुझे रूल करके गया है। हर्षा से पहले गुप्तास ने रूल करा, गुप्तास से पहले मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, उसने रूल करा। मौर्य से पहले किसने रूल करा? नंदास, धनानंदास, ठीक, नंदास ने रूल करा। छोटे मोटे और भी रूलर हैं बीच में, मैं बड़े बड़े नाम ले रही हूँ। और नंदा से पहले लेटर वैदिक लोग या महाजनपदास, फिर उसके पहले प्री वैदिक लोग। वैदिक लोग कौन से थे? आर्यंस, जो स्टार्टिंग में आए। और उसके पहले हैं, सबसे पहले हमारे इंडस वैली यानी सिंधु घाटी के लोग, इंडस वैली पीपल यहाँ पे रहते थे। और उसके पहले का हमको नियोलिथिक, मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक पता है। मतलब उसके पहले नियोलिथिक, नियोलिथिक के पहले वो मीजोलिथिक, और मीजोलिथिक के पहले पैलियोलिथिक। कितने लोगों ने हमें रूल करा है 700 AD तक, हमको ये बात समझ आ गई। अब बोलो इसके आगे, बोलो भाई इसके आगे मैं तो क्या बताऊं तुमको, इसके आगे तो बहुत खिचड़ी है इंडिया में। कि अब हम लोग बड़े हो गए, अब हम लोग के पास दिमाग आ गया,
हम लोग क्या करेंगे, अब सब लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। हम लोग ये देखेंगे पूरे इंडिया में लोग लड़ाई झगड़ा करने में लगे हैं, ढिशुम 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 ढिशुम, इसे मार रहा है, कोई उसे मार रहा है, कोई उसे मार रहा है, कह रहा नहीं नहीं मैं इंडिया में रूल करूंगा। तो मेडीवल में आप देखोगे काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा, ठीक है। और मेडीवल में 3-4 लोगों को पढ़ने के बाद में फिर हम देखेंगे वो अकबर अकबर आ जाएंगे, वो तो बाद में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं 700 के बारे में। हर्षा के बाद कौन है जो आया इंडिया में, ठीक है। जब देखो जब हर्षा आया, जब हर्षा रूल कर रहा था, वाज हैविंग वेरी लार्ज किंगडम, बहुत बड़ी किंगडम थी उसके पास, क्योंकि हर्षा वाज पर्सन फ्रॉम जिसको बोलते हैं जो ट्राइब है उसकी, वो शकास ट्राइब से ही था, ठीक है, शका ट्राइब से ही था हर्षा, और सेंट्रल इंडिया से ही आया था। मतलब हर्षा ओरिजिनेट इंडिया में नहीं हुआ उसका। हम तो इंडिया के मैप को अगर तुम देखोगे, ये देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ इंडिया का मैप, दिस इज इंडिया का मैप, ठीक है। ये इंडिया के मैप में हर्षा यहाँ पैदा नहीं हुआ, यहाँ कहीं ऊपर हुआ होगा वर्ल्ड के मैप में, कहीं और हुआ है हर्षा, ठीक है। अल्टीमेटली वो यहाँ पे आया और उसने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, उसका नाम उसने हर्षवर्धन का एम्पायर, और उसके टाइम पे वेनशांग आया और उसने बहुत कुछ लिखा उसके बारे में कि नहीं नहीं इसका रूल बहुत अच्छा था। देखो अब हम देख रहे हैं हमें क्रॉनिकलर के वेनशांग हर्षा के रूल में आया, और हर्षा के रूल में आकर के उसने पूरे राज्य को देखा, और देखने के बाद उसने अपनी बुक में लिख दिया, वो वेनशांग ने अपने बुक में लिख दिया क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब जो लोग लड़ाई करते बेटा, वो अब मैं अगर 6 में आप होते तो मैं आपको डिटेल में बताती कि क्षत्रिय क्या होते हैं। अभी ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट वी विल डिस्कस इट समडे। क्षत्रिय का मतलब द पीपल हु आर वॉरियर, द पीपल हु फाइट, उनको क्षत्रिय बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, हर्षा के पास बहुत बड़ा एम्पायर था, एंड देन उसके टाइम पे बहुत सारे लोग वर्ल्ड से घूमने आते थे उसके एम्पायर में, ठीक है। उसके एम्पायर के बारे में बहुत सारी कहानियां लोगों ने लिख रखी हैं, अरे हर्षा ने तो क्या बढ़िया उसने बना दिया था मथुरा को, क्या बढ़िया उसने बना दिया था वृंदावन को, और सब कुछ चीजें उसकी बेटर बेटर लिखी है हर्षा के बारे में, ठीक है। तभी भी नो कि हर्षा बहुत अच्छा था, हमें कैसे पता। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, कि आई एम रीडिंग अबाउट हर्षा बिकॉज बाण भट्ट ने भी हर्षा के बारे में लिखा है, और फाया ने और वेनशांग ने भी हर्षा के बारे में लिखा है, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपको ये बताता है द पीपल who are chroniclers, the people who are travelers, they travel, वो ट्रैवल करके बहुत सारी चीजें लिखते हैं, और वही चीजें बाद के लोग के पढ़ते हैं और उनको पता चलता है। हर्ष चरित्र मतलब हर्ष के ऊपर एक बुक लिखी गई है, उसका नाम है हर्ष चरित्र, उसको बाण भट्ट ने लिखा है, उसके टाइम पे था वो, हर्ष के टाइम पे ही उसके दरबार में एक लेखक था, उसका नाम था बाण भट्ट, उसने हर्ष के ऊपर बुक लिखी, उसका नाम रखा हर्ष चरित्र। और हर्ष चरित्र को पढ़ के आपको काफी कुछ पता चल जाता है हर्ष के बारे में, अगर आप हर्ष चरित्र को पढ़ेंगे ना, वो बुक है पूरी, उसके बारे में, उसमें हर्ष के बारे में सब कुछ लिखा है। अब फिर हमें पता चल पाया कि हर्षा वाज हैविंग अ लार्ज एम्पायर। जितना अभी इंडिया का मैप दिखता है ना, उसका 50% से ज्यादा हर्षा के पास था। मतलब ईस्ट में बे ऑफ बंगाल तक अगर तुम ले जाओ, और नॉर्थ में अगर कश्मीर और उसके ऊपर भी ले जाओ, उसके ऊपर तक हर्षा के पास में था, ठीक है। ही वाज हैविंग दिस लार्ज, ठीक है। और फिर उसने उस लार्ज एम्पायर पे हुनास का अटैक हुआ। हुनास कौन है? हुनास वर दी सेंट्रल एशियन ट्राइब, ठीक है। सेंट्रल एशिया के लोग हैं, आपको कुछ नहीं याद करना है, बस ये याद रखो, हर्षा जब रूल कर रहा था तो ऊपर से, यानी चाइना के ऊपर से ट्राइब वाले लोग आए, वो हर्षा पे हमेशा अटैक करते रहते थे, क्योंकि इंडिया वाले कॉन्टिनेंट के पास में क्या था, बहुत सारा गोल्ड था, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, गोल्ड था, मिनरल था, और आयरन, वाटर, फर्टाइल लैंड तो सबसे बड़ा रीजन है गंगा, जहाँ पे हम रह रहे हैं, नोएडा जहाँ पे फिलहाल है, दिस इज अ पार्ट ऑफ गैंगेटिक प्लेन, ये गंगा वाला प्लेन है ना, तो ये वाला प्लेन बहुत फर्टाइल है, इसमें गेहूं चावल तुम कुछ भी उगा सकते हो। और उस चीज के लिए दुनिया भर में, मतलब पूरा एंशियंट, पूरा मेडिवल, पूरा मॉडर्न, उसी प्लेन की वजह से लोग बार बार अटैक करते हैं, क्योंकि उनको ये कंट्रोल करना होता है, और फिर यहाँ पर उगा करके सामान वो अपनी कंट्री ले जाते हैं। हर्षा के टाइम पे भी सेंट्रल एशिया के लोग, यानी जो हमसे ऊपर रहते हैं, चाइना से ऊपर, उनको मंगोलियन ट्राइब बोलते हैं, हुनास भी है उनमें, मंगोल, हुनास, दे वर ट्राइब्स, they used to always fight with हर्षा। उनको लगता था कि नहीं, हर्षा को हम हराएंगे और हर्षा का पूरा एम्पायर अपने कंट्रोल में कर लेंगे और इंडिया अपने कंट्रोल में कर लेंगे। उस वक्त इंडिया को इंडिया नहीं कहते थे, ये बात अलग है। द टर्म हिंदुस्तान सबसे पहले किसी और ने लिया था, बताऊंगी किसी। इंडिया को हम मान लेते हैं कि तब इंडिया को हम इंडिया ही कहते हैं, ठीक। वो लोग हर्षा के एम्पायर पे अटैक करते थे, धीरे धीरे हर्षा वीक हो गया, ठीक है। अब हर्षा तो बहुत पावरफुल था, लेकिन उसके बच्चे, उसके बेटे उतने पावरफुल नहीं थे, तो जब हर्षा मर गया तो उसके बाद में बहुत सारे लोगों को मौका मिल गया
ठीक है, अभी हर्षा मर गया ना, हर्षा के बाद बहुत सारे लोगों को मौका मिल गया इंडिया पे कब्जा करने का। वो मौका की हम बात कर रहे हैं, वही मौका स्टार्टिंग है मेडिवल एज की। ठीक है, मेडिवल एज के बारे में सबसे पहली चीजें हम ये पढ़ेंगे, ये बोलोगे मैम इन मेडिवल एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोल रहे हैं बेटा, बिकॉज इंडिया इज नॉट अ कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट क्या होता है, जिसमें बहुत सारे कंट्री होते हैं, पूरे वर्ल्ड में केवल 7 ही कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 7 ही कॉन्टिनेंट है, और इंडिया का साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, और उसके आसपास की कंट्रीज भी तब इंडिया में इंक्लूडेड थी, क्योंकि इंडिया का मैप तो 17th-18th सेंचुरी में बना है, हम तो 7th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। इंडिया का जो फाइनल मैप ब्रिटिशर्स ने बनाया है, हम आज उसी मैप में रह रहे हैं जो ब्रिटिशर्स ने बनाया है। उसके पहले के मैप में इंडिया कुछ और था। उस टाइम पे इंडिया को इंडिया कहना गलत है, इसलिए उसका नाम उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट रखा है, क्योंकि इंडिया का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि उसका मैप बना ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम उस इसको पहचान ही नहीं पाते कि इसको कहें क्या, हम उसे क्या कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी एक कॉन्टिनेंट का एक ऐसा छोटा पार्ट जिसमें इंडिया भी है। सिंपल सा फंडा, उसका नाम रख दिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का छोटा रूप है सब, और वो इंडिया उसका पार्ट है, इसलिए उसका नाम रख दिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हम ये बोलेंगे कि मैम सेवेंथ सेंचुरी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा देयर वर सो मेनी पीपल, इतने सारे लोग थे, अलग अलग जगहों पर वो रूल करने लगे। क्यों, क्योंकि हर्षा मर गया है, जब हर्षा था तो ही कुड कंट्रोल एवरीबडी, ये तो हर्षा का इतना नाम है। ठीक है, सो ही कुड कंट्रोल एवरीबडी, तो वहां पर उसको फिर उस फेज को हम मेडिवल की शुरुआत कहते हैं। तो अब कौन कौन से रूल थे, लोग थे, ये भी सीख लेंगे, सीख लेंगे, क्या बड़ी बात है। हाँ, तो अब क्या सीखोगे, ये सीखोगे मैम 7th सेंचुरी में, ये बात तो मैंने बता दी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग, ये मान लो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीफ हो गए, क्यों हो गए, अच्छा मर गए, नोबडी टू कंट्रोल देम। ठीक है, हर्षा के बाद में उसके जो सक्सेसर थे, यानी उसके जो बच्चे बच्चे थे, देवर वीक, और सेंट्रल एशिया से लड़ाई चल रही थी, तो कोई था नहीं जो कंट्रोल कर सके, क्योंकि पावर होनी चाहिए ना किंग के पास, वो पावर किसी के पास बची नहीं। छोटे छोटे पार्ट में चीफ लोग थे, वो लोग उसको कंट्रोल करने लगे, और हर जगह पे एक एक दो दो रूलर हो गए। ठीक है, तो अब हम उसको बांटेंगे। ये लोग अपने आप को क्या समझने लगे, देवर द काइंड ऑफ नोबल्स, वो किंग नहीं थे, क्योंकि किंग तो हर्षा था। अब हर्षा के जाने के बाद में सब लोगों ने बोला भाई हर्षा तो निकल लिया, अब जो हमारा एरिया है वो इलाका है हमारा अपना है, मैं क्या करूंगा, अभी अचानक से इंडिया में पीएम ना रहे और सब लोगों को कह दिया जाए कि आपको जो चीज बनना है आप बन जाओ, मैं पूरे इंडिया का तो पीएम बन नहीं सकती, क्योंकि पूरे इंडिया तो मेरे कंट्रोल में है नहीं, बट मैं चेरी की तो हो सकता है बनी जाऊं, मैं बोलूंगी नहीं नहीं अब चेरी मेरा है, अब से चेरी मेरे मेरे कंट्रोल में रहेगा। तो इसी तरीके से लोगों ने बांट लिया, जो हिस्सा जिस जो कंट्रोल कर पाया, जो जिस हिस्से पे कब्जा कर पाया, उसने कह दिया ये मेरा अपना है। इस तरह से हमने छोटे छोटे लैंड लॉर्ड्स और छोटे छोटे जमींदार या छोटे छोटे नोबल्स को देखेंगे, दे आर एबल टू कंट्रोल। ये तो समझने वाली बात हो गई। समझने के बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट रीजन में अलग अलग तरह के लोग रूल कर रहे हैं, कुछ कुछ जगह पे छोटे छोटे किंग हैं, उनके नाम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम केवल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 7th सेंचुरी में हो क्या रहा है। कुछ कुछ जगहों पर छोटे छोटे किंग हैं, किंग के कुछ कुछ जगहों, मतलब जिन जगहों पर छोटे छोटे राजा राजा बचे हैं, उनके कुछ सामंताज है, सामंताज मतलब राजा के क्लोज लोग। ठीक है, जैसे सामंताज आदि नोबल्स, राजा अकेले तो रूल कर नहीं पाएगा पूरे राज्य में, उसके अंडर यानी उसके जो अंडर लोग रहते थे उनमें कुछ पावरफुल पैसे वाले लोग रहते थे, उनको राजा हमेशा अपने क्लोज रखता था। ठीक है, क्योंकि राजा को लगता था उनको क्लोज रखेंगे, वो हेल्प करते थे राजा की, पैसा देकर, सोल्जर्स देकर, तो ऐसे लोगों को सामंताज बोलते हैं। ठीक है, सामंता काइंड ऑफ गवर्नर, जैसे आज इंडिया में सबसे ऊपर है पीएम मोदी, बट पीएम के अंडर कितने सारे सीएम लोग रहते हैं ना, क्योंकि पीएम पूरे इंडिया का काम करता है, लेकिन पीएम जिनकी हेल्प से काम करता है वो तो सीएम, गवर्नर, डीएम, एमएलए, एमपी, इस तरह के लोग बड़े बड़े लोग होते हैं। वैसे ही राजा के टाइम, उस टाइम पे इस तरह की कोई पदवी तो होती नहीं थी पीएम सीएम की, राजा के नीचे मोस्टली लोग होते थे सामंताज। ठीक है, सामंताज आर नॉट वीक पीपल, दे आर पावरफुल पीपल, दे हैव मनी, they control land,
जैसे आज के टाइम पे MP, MLA किसी एरिया का कितना पावरफुल होता है, उसके पास घर होता है, पावरफुल होता है, पैसे होते हैं, और MLA इलेक्शन भी लड़ते हैं। लेकिन अब प्रोसीजर चेंज हो गया, अब लोग इलेक्शन से MLA बनते हैं, उस टाइम इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी। उस टाइम जिसके पास पैसा होता था वो अपने आप ही पावरफुल हो जाता था। ठीक है, राजा यानी 7th सेंचुरी में राजा जब हर्षा चला गया तो कॉन्टिनेंट में छोटे छोटे लोगों ने अलग अलग राज करना शुरू कर दिया। कुछ जगहों पर छोटे मोटे राजा थे और राजा के नीचे कुछ लोगों के पास सामंताज भी थे। ठीक है, वी नो कि 7th सेंचुरी में देयर वर किंग्स एंड देयर वर सामंताज यानी पीपल हु वर हैविंग मनी। अब क्या होता था, जिन एरियाज में किंग थोड़े पावरफुल थे उस जगह पे सामंताज लोग किंग के लिए बड़े बड़े गिफ्ट लेके आते थे। जैसे कि नहीं, किंग खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। ठीक है, तो किंग को गिफ्ट देते थे बहुत सारी चीजें, जैसे कि किसी के यहाँ हनी प्रोड्यूस होता है तो वो किंग को हनी दे आता था, किसी के यहाँ लकड़ियां बहुत प्रोड्यूस होती है, उस जमाने में कोई टेलीविजन तो बनाता नहीं था। गिफ्ट क्या होते थे, गिफ्ट होते थे हनी, टिम्बर, वैक्स और स्किन ऑफ एनिमल्स, यही सब गिफ्ट जाते थे। लोग इस तरह से गिफ्ट देकर के राजा को प्रसन्न करने की कोशिश भी करते थे क्योंकि राजा वाज अ पावरफुल पर्सन उस टाइम। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, सामंताज लोग, सामंताज रियलाइज्ड इंडिया अभी वीक है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट अभी वीक है, हर्षा का टाइम तो ओवर हो चुका है, और ये जो किंग है ये भी लोकल है, बड़े लेवल पे कोई किंग भी नहीं है। तो अगर हम अपनी आर्मी मेंटेन करें, क्या पता किंग को हटा करके हम खुद ही किंग बन जाए। ठीक है, तो ये सामंताज लोग मिलिट्री रखने लगे धीरे धीरे, दे वर हैविंग मिलिट्री, दे वर पावरफुल बिकॉज सामंताज कौन थे, पीपल हु वर हैविंग मनी, नोबल्स, बड़ी बड़ी लैंड जिनके कंट्रोल में थी, दे वर पीपल ना, वो बहुत पहले टाइम से चले आ रहा है, वो बहुत डीप हिस्ट्री है। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि सामंताज वर दी पीपल हु वर रिच, वही इंसान आज की दुनिया में या तब की दुनिया में आगे बढ़ पाता था जिसके पास बहुत पैसा होता था, क्योंकि किंग छोटे मोटे लोगों को भाव नहीं देता था, किंग छोटे मोटे लोगों को नोबल बनाता भी नहीं था, सामंत बुलाता भी नहीं था, सामंत वो उन्हीं को बुलाता जिनके पास पैसे होते थे। सामंता ने धीरे धीरे दिमाग लगाया हम मिलिट्री रख लेते हैं और धीरे धीरे मिलिट्री रख करके खुद भी किंग बन सकते हैं, एंड दे डिड एग्जैक्टली दैट। ये चीज जो हमने एंशियंट में नहीं देखी, देयर वाज अ किंग देन देयर वाज अ किंग, लोग उसकी बात मानते थे, बट मेडिवल में देयर मोर लाइक अ केओस, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। सामंताज को जैसे ही मौका मिलता है वो लोग मिलिट्री को फायदा उठाते हैं, किंग को हटाते हैं, खुद को किंग डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, ऐसी ही कहानी थी। जब धीरे धीरे सामंताज को पैसा आ गया, अब उन्होंने दिमाग लगाया और आर्मी रखनी शुरू कर दी और अपने आप को सामंत से महासामंत बुलाने लगे, क्योंकि तुरंत तो सामंत को अपने आप को किंग बोलेगा नहीं ना, उसके तो दिल में चोर है। उसने क्या किया, पहले सामंत ने अपने आप को महासामंत बुलाना शुरू किया कि आज से मैं महासामंत हूँ, महासामंत मतलब सामंत का बड़ा वर्जन। फिर महासामंत के बाद में उसने अपना नाम महामंडलेश्वर रख लिया। महामंडलेश्वर का मतलब मंडल मतलब प्रोविंस, प्रोविंस मतलब स्टेट, इट इज ऑल सेम बेटा। टू द टाइम हम चीजों को अलग अलग नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद का आज नाम प्रयागराज है। ठीक है, 3-4 साल पहले इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद ही था, तब तक सीएम योगी नहीं आया था। अलग अलग नाम है, तो मंडल कुछ और नहीं है, इट्स अ प्रोविंस, प्रोविंस कुछ और नहीं, इट्स अ स्टेट। स्टेट हमें बताइए यूपी एमपी। ठीक है, उस टाइम पे मंडल बोलाते थे हम उसको। तो उन्होंने फिर अपना नाम महामंडलेश्वरा रख लिया। मंडलेश्वरा का मतलब मंडल प्लस ईश्वर, यानी उस मंडल का गॉड, उस प्रोविंस का गॉड। और महामंडलेश्वर का मतलब बड़ा गॉड। ठीक है, दीज वर मोर लाइक अ टाइटल्स। आप देख पा रहे हो, वो अपने आप को वर्दी फील कराने के लिए, अपने आप को इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए अपने आप को टाइटल देने लगे सामंत लोग। अरे अब से मुझे सामंत नहीं बुलाओ, अब से मुझे महासामंत बुलाओ, और अब से मुझे महासामंत भी मत बुलाओ, वो तो छोटी चीज होती है, अब से मुझे महामंडलेश्वरा बुलाओ। ठीक है, इस तरह की चीज लोग करने लगे और सामंतों की पास पावर आने भी लगी बिकॉज दे वर हैविंग मनी। किंग के पास अब उतना पैसा नहीं बचा है, जो पैसा बचा है, जिसके पास पैसा है वही किंग है, अब ये मानो। किंग नाम की चीज थी, लेकिन धीरे धीरे सामंत लोगों ने अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वरा बनाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो अपने लॉर्ड से, लॉर्ड उनका कौन है, किंग, है ना, क्योंकि सामंत किंग बीच में बैठा है और सामंत उसके 4-5, किसी ने बाजीराव मस्तानी देखी होगी तो बीच में राजा छत्रसाल बैठते हैं, कोई भी मूवी देखी होगी तो किंग बीच में बैठता है और उसके आसपास ढेर सारी कुर्सियां लगी होती हैं, वो सब कौन होते हैं, वो सब सामंत ही होते हैं। तो ये सामंत लोग धीरे धीरे उन्होंने मिलिट्री जुटाई और अपने आप को अपने किंग से यानी अपने लॉर्ड से अलग मानने लगे, बोले तुम छोटी चीज तो भागो यहाँ से, अरे में कोई जरूरत नहीं है, समझ गए।
ये हम एक नया कल्चर देख रहे हैं मेडिवल में, और यहीं से मेडिवल की शुरुआत हो रही है। इसी का एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, सो दैट तुम लोग ये ना बोलोगे मैम बेवकूफ बना रही हैं और ऐसी बातें कर रही हैं, सामंत कहाँ से कैसे किंग हो जाएगा। इसीलिए एक एग्जाम्पल भी दिया है। देयर वॉज अ रीजन जिसका नाम था राष्ट्रकूटाज, ठीक है। राष्ट्रकूटाज कुछ और नहीं है, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, प्रेजेंट डे जहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटका है ना, आप एक बार मैप जाके देखना, इधर ये बगल में बना है दिस, प्रेजेंट डे, आज के टाइम पे ऊपर यहाँ महाराष्ट्र पड़ता है, दिस ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, दिस पार्ट, ये है राष्ट्रकूटा, ठीक है, इंडिया के मैप में। तो ये इधर पड़ता है महाराष्ट्र, इधर नीचे पड़ता है कर्नाटका। तो ये वाला पूरा रीजन, इसको यहाँ पे राष्ट्रकूटास लोग रूल करते थे, उन्हीं का एग्जाम्पल दिया है। एक एग्जाम्पल दिया है, उसका नाम है, उन्होंने राष्ट्रकूटास में वो लोग इनिशियली क्या था कि राष्ट्रकूटास लोग जहाँ पे अभी अभी रूल कर रहे हैं, जो मैंने अभी दिखाया ना, यहाँ रीजन पे चालुक्यास लोग रूल करते थे उस टाइम पे, ठीक है। ओरिजिनल रूलर डेक्कन वाले रीजन के महाराष्ट्र और कर्नाटका के चालुक्यास लोग हैं। लेकिन चालुक्या लोगों का जब पावर खत्म होने लगा, मतलब उनके पास पैसे जब खत्म होने लगे, राष्ट्रकूटा यानी राष्ट्रकूट फैमिली का ही नेम है, चालुक्या भी फैमिली का ही नेम था, मतलब जैसे मेरा सरनेम दीक्षित है, तुम लोगों का भी कोई नेम होगा, उस टाइम पे जो जिसका सरनेम होता था ना, उसका डायनेस्टी का वही नाम हो जाता था। जो चालुक्यास लोग थे उनका सरनेम चालुक्या था, उन्होंने अपनी पूरे रीजन का नाम चालुक्य रख रखा था, सेम जैसे हर्षा, गुप्ता, मौर्य, समझ गए ना, वही सेम सिस्टम चालुक्यास का भी है, सब ने अपना अपना सरनेम और उसके आगे अपने एम्पायर का नाम लगा दिया। पहले उस रीजन में, महाराष्ट्र और कर्नाटका वाले रीजन में चालुक्यास लोग रूल करते थे। चालुक्यास की धीरे धीरे पावर खत्म हो गई आफ्टर दी हर्षा, ठीक है, 7th AD तक आते आते। चालुक्यास लोगों के जो सामंत थे उनका नाम था राष्ट्रकूटास, ठीक है। और चालुक्यास के जो सामंत थे राष्ट्रकूटास, उनका नेम वो यूज करते थे, बट उसका नाम था दांती दुर्गा, ठीक है। दांती दुर्गा वाज द रूलर ऑफ राष्ट्रकूटास, मतलब उनका चीफ था वो, लेकिन वो काम करता था चालुक्यास के अंडर। जब दांती दुर्गा ने जब मौका देखा, अब मेरे पास मौका है कि मैं चालुक्यास को हटा के और अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दूं, तो दांती दुर्गा ने ऐसा ही किया, ठीक है। उसने अपने चालुक्य जो किंग था उसको गद्दी से हटा दिया, और गद्दी से हटाने के बाद अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया उसने, गद्दी से हटा दिया। यही एक एग्जाम्पल है जो मैंने अभी तुम लोगों को थ्योरी बताई कि सामंत लोग कैसा करते थे, उसका ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चालुक्य बहुत बड़ा एम्पायर था उस वक्त साउथ में, कि उसको डेक्कन भी बोलते हैं उस रीजन को, क्योंकि वहां पे आज की डेट में डेक्कन प्लेटू है, ठीक है, उसे कंफ्यूज नहीं होना है। सेम चीज महाराष्ट्र और कर्नाटका का वो रीजन, उसका नाम डेक्कन भी है, डेक्कन, सबने डेक्कन पेनिनसुला सुना होगा, डेक्कन प्लेटू है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, डेक्कन वर्ड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के रीजन में उस वक्त चालुक्यास रूल करते थे, और चालुक्यास के सामंत थे दांती दुर्गा। दांती दुर्गा ने मौका देखा और चालुक्यास को हटाया और अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया, और अपने आप को किंग डिक्लेयर करने के बाद में उसने एक रिचुअल परफॉर्म किया। रिचुअल क्यों परफॉर्म किया, इंपॉर्टेंस है और समझने वाली चीज है। उसने एक यज्ञ रखा, उसने मार दिया उसको, बोला कि हटो तुम, अब मैं बैठूंगा किंग। और किंग बनने के बाद में उसने एक पूजा रखवाई, उस पूजा का नाम उसने रखा हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, हिरण्य मतलब, हिरण्य बेटा इज अ संस्कृत वर्ड फॉर गोल्ड। हिरण्य का मतलब होता है सोना, और वूम्ब का मतलब होता है लेडी का वूम्ब, जिसके अंदर बच्चा रहता है, ठीक है। वूम्ब मतलब गर्भ, जिसके अंदर बेबी रहता है। हिरण्य वूम्ब उसने अपना हिरण्य गर्भ एक रिचुअल रखा। हिरण्य गर्भ का मतलब अपना ही बैठ गया, सामने लगा ली यज्ञ की वेदी, और उसका नाम उसने रखा हिरण्यगर्भ। और हिरण्यगर्भ में उसने बोला दैट फ्रॉम नाउ ऑन मेरा आज से रीबर्थ हो गया है। और हिरण्यगर्भ का मतलब वो सोने के अंदर नहीं बैठा है, उस रिचुअल का नाम केवल हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ मतलब गोल्डन वूम्ब, कि आज से मेरा पुनर्जन्म हो गया, अब से मैं क्षत्रिय, मैं दांती दुर्गावर एक्चुअली पंडित, लेकिन राजा तो क्षत्रिय बन सकता है। उसने, दांती दुर्गा ने अपने आप को क्षत्रिय डिक्लेयर करने के लिए एक रिचुअल रखा, उस रिचुअल का नाम रखा हिरण्यगर्भ। रिचुअल मतलब पूजा टाइप से, पूजा का नाम था हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का मतलब कि मैं दांती दुर्गा आज से क्षत्रिय हूँ। और ये क्यों हूं, मैं क्षत्रिय कैसे बन गया, क्योंकि मैं हिरण्यगर्भ के फेस्टिवल से या हिरण्यगर्भ के रिचुअल से बाहर निकला हूँ। तो इस तरह का लोग नौटंकी भी करते थे, एक्चुअल में तो पंडित है, बट अभी अपने आप को किंग बनाने के लिए कोई पूजा पाठ करवा लिया और कह दिया कि मैं तो अब से क्षत्रिय हो गया और अब से मेरे को राइट मिल जाता है, अब से मैं इस पूरे
एम्पायर पे, चालुक्य एम्पायर पे रूल करूंगा। और उसने वही किया, उसने एक पूजा रखवाई, उसका नाम उसने हिरण्यगर्भ रखा। लोगों को ये फैला दिया कि मैंने हिरण्यगर्भ की पूजा रखी, मतलब मैं गोल्डन यानी सोने के गर्भ से फिर से बाहर निकल आया। और वो वहां से निकलने के बाद अब मैं क्षत्रिय बन गया हूँ, और क्षत्रिय बन करके अब मैं एक किंगडम बनाऊंगा और उसका नाम राष्ट्रकूटास रखूंगा। फिर उसने एक किंगडम बनाई, उसने उसका नाम राष्ट्रकूटास रख दिया। जहां पे कभी चालुक्यास रूल करते थे, सेम रीजन पे अब दूसरी डायनेस्टी आ गई, उसका नाम हो गया राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास लोग बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने रूल किया है। दे विल बी देयर टिल 7th सेंचुरी से रूल करना शुरू करा, 8th 9th, फिर थोड़े थोड़े टाइम के लिए हार जाएंगे, फिर थोड़े टाइम के बाद आएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। बट देखेंगे 7th 8th सेंचुरी तक राष्ट्रकूटास ने फिर वो रूल किया पूरे डेक्कन वाले रीजन में। एंड दे वर इम्पोर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि अजंता एलोरास की जो तुम लोग गुफाएं सुनते हो, महाराष्ट्र में है अजंता एलोरा, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, उनको राष्ट्रकूटास ने बनवाया है। तो दैट्स हाउ वी सी कहाँ पे लोगों ने कैसे हटाए और कैसे आ गए, बस इतनी सी बात है। अभी इतना जो पढ़ा है समझ में आया सबको? किसी को लग रहा है कि वो ये भूल जाएगा, राष्ट्रकूटास ने चालुक्यास को हटा दिया और खुद बैठ गए? Is there anybody who thinks that he will forget it? मैसेज में बता दो, कोई बात नहीं, if you can't say। और अगर इतनी बात समझ में आई, देखो बच्चा, this is for sure that this is the first day, you are not gonna get everything। पहले दिन किसी को कुछ समझ नहीं आया, और मेरा पर्पस भी नहीं था कि बहुत कुछ तुम्हें समझ में आए। मेरा केवल यही पर्पस था कि that you get there is an approach, एक अप्रोच है किसी सब्जेक्ट के लिए। रटना हमेशा अप्रोच नहीं होती, केवल रीडिंग हमेशा अप्रोच नहीं होती है, क्वेश्चन आंसर्स लिखना भी हमेशा अप्रोच नहीं होती है। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू लिसन टू दी स्टोरी। कभी कभी हम बस कहानी सुनते हैं एंड वी थिंक वी कैन रिलेट, हमें समझ आ गया, समझ गए। तो तुम लोगों को जितना लग रहा है उससे बहुत ज्यादा समझ में आ चुका है, ठीक है। ये तो आज पहली क्लास है, धीरे 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 यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसी चीज को मैं 10 बार बता सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव टू रिसाइट, आई डोंट हैव टू राइट इट अगेन, ठीक है। हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, बट वो तो एक फॉर्मेलिटी होगी कि हमें तो सब आता है, हम तो बस करके देख रहे हैं कैसा हो रहा है, ठीक है। आई होप कि तुम लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही एक ही 2 पेज पढ़ाया है आज, बिकॉज आई वांटेड फर्स्ट कि तुम लोग ये समझ लो कि हिस्ट्री है क्या, और अब आगे धीरे धीरे चलेंगे, आराम से हो जाएगा। हिस्ट्री इज नॉट मच। किसको ये पसंद आया? किस किस को लगा कि नहीं सुनना उतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा? मुझे तो ठीक लगा। ठीक लगा? ओके, यू कैन राइट योर रिव्यू ओवर ग्रुप। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल आर एंजॉय, ईट अ लॉट एंड प्ले अ लॉट, एंड थोड़ा बहुत होमवर्क भी करना, ठीक है। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, मैंने बस इतना ही बोला है दैट यू हैव टू लुक एट द मैप। सेकेंड चैप्टर में जो फर्स्ट पेज पे मैप बनाया, आपको उस मैप को बस एक बार देख के आना है। दैट्स ऑल फॉर द होमवर्क। कोई बहुत बड़ा होमवर्क है, बहुत लोग वो भी नहीं करेंगे, बट वो कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा, समझ में भी आएगा। सो यू जस्ट हैव टू लुक एट दैट मैप। नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन पूछूंगी, लेट्स सी कौन बताता है। ओके, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप टू सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। वेलकम।